कंप्लीट इंडियन पॉलिटी सीरीज, कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर रहे हैं। यानी कि भारत का संविधान आपको हमारी प्लेलिस्ट में, स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज की प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कवर किया जा रहा है। उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। हम फंडामेंटल राइट्स कवर कर रहे हैं और आर्टिकल 14 टू 18 यानी कि समता का अधिकार, इसको हम कवर कर रहे हैं इसके तहत। पार्ट 1 में हमने सिर्फ आर्टिकल 14 को पढ़ा था। अब हम पार्ट 2 कवर कर रहे हैं, जिसमें हम आर्टिकल 15 टू 18 यानी कि 15, 16, 17, 18 पूरा कवर करेंगे। और आर्टिकल 14 को हमने अलग इसलिए पढ़ा और 15 टू 18 को अलग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आर्टिकल 14 समता का अधिकार का जो मूल सिद्धांत है वो आर्टिकल 14 में है, और जो 15 टू 18 है वो इस समता के अधिकार के कुछ स्पेसिफिक इंस्टेंसेस हैं। तो जिन्होंने भी आर्टिकल 14 नहीं पढ़ा है पहले वो उसको पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम इस वीडियो में आर्टिकल 15 टू 18 कवर करते हैं। और इस वीडियो को पढ़ने के बाद आप इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई वेबसाइट में एक लिंक है। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट जाएंगे, वहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 15 यानी कि अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या बोला गया है? पहला जो आर्टिकल 15 का पहला पार्ट है, आर्टिकल 15(1), वो बोलता है राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं कर सकता। यानी कि यहाँ पर दो चीजें ध्यान देने लायक है। पहला शब्द जो अंडरलाइन है वो राज्य है और दूसरा है केवल। तो राज्य, राज्य की डेफिनेशन के लिए आर्टिकल 12 आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि अलग से वीडियो हमने कवर किया, उसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर दूसरा शब्द है केवल। तो राज्य केवल इन 5 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा। यानी कि केवल शब्द का अर्थ है कि अन्य आधारों पर विभेद किया जा सकता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 इन आधारों पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा राज्य, इनके अलावा किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। और यह सिर्फ राज्य को विभेद करने से प्रतिबंधित करता है। तो यहाँ पर पहला जो पार्ट है वो बोलता है, आर्टिकल 15 का पहला, वो राज्य को ही विभेद करने से प्रतिबंधित करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, पूर्णतः या भागतः राजनीति से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघरों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योश्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई नागरिक, और किनके आधार पर? सिर्फ और सिर्फ वही 5 आधार हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर। पहला क्या है कि दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल या सार्वजनिक स्थान, इनके स्थानों में प्रवेश के संबंध में किसी भी निर्योश्यता, दायित्व या निर्बंधन के अधीन नहीं होगा। यानी कि इन आधारों पर दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। किन 5 आधारों पर? धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के स्थान पर या जन्म स्थान के आधार पर। और दूसरा क्या है कि इन्हीं आधारों पर या तो कोई राजनीति से पोषित है या फिर साधारण जनता के प्रयोग के लिए जो कुएं हैं, तालाब हैं, स्नानघर हैं, सड़क हैं, इनके उपयोग में भी इन 5 आधार पर किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है कि आपका धर्म क्या है, आपका मूलवंश क्या है, आपका जाति क्या है। ऐसा नहीं किसी एक जाति के लोगों के लिए कोई साधारण उपयोग की जो कुएं हैं या तालाब या सड़क है उसमें सिर्फ किसी एक जाति के लोगों को ही एक्सेस मिलेगा, ऐसा नहीं है। हमारा संविधान इस बात के लिए, इस बात पर डिस्क्रिमिनेशन, इस बात में जो विभेद किया जाएगा उसको नकारता है। और आगे क्या है, यह प्रावधान राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद को प्रतिबंधित करता है। तो पहले में क्या था, सिर्फ राज्य को विभेद करने से प्रतिबंधित करता है, लेकिन यहाँ पर राज्य भी अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है या फिर व्यक्ति, दोनों ही अगर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो ये आपके समता के जो अधिकार है, जो कि फंडामेंटल राइट्स आपको दिया गया है संविधान के द्वारा, वहां पर आपका हनन होता है। तो आप दोनों के विरुद्ध ही ये बोल सकते हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट है ये, और मैं यहाँ पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं।
आगे इस अनुच्छेद में क्या बोला है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। तो पहले क्या बोला गया, आर्टिकल 14 टू 18 क्या है, आर्टिकल 14 टू 18 है समता का अधिकार। और अगर आपको ये जानना है कि समता के अधिकार में भारत के जो संविधान निर्माताओं ने क्या बात की थी, तो आपको संविधान की प्रस्तावना पढ़नी पड़ेगी। उसमें क्या बोला गया है, किस तरह की समता होनी चाहिए भारत में। उसमें बोला गया है भारत में प्रतिष्ठा और अवसर की समता होनी की बात की गई है। तो अगर हम समता के अधिकार की बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स में, तो हम किस तरह की समता स्थापित करना चाहते हैं, पहली जो है वो अवसर की समता, और दूसरी क्या है, प्रतिष्ठा की समता। तो संविधान की प्रस्तावना अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अलग वीडियो, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर हमने अभी तक आर्टिकल 15 में क्या बात की कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ नहीं हो सकता, किन 5 टर्म्स में, यदि धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान और लिंग। लेकिन आगे क्या बोलता है कि यहाँ पर राज्य क्या कर सकता है, स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। ये तो आप बोलेंगे कि आर्टिकल जो समता का अधिकार है उसके विरुद्ध हुआ, नहीं, संविधान इसी आर्टिकल में बोला गया है कि राज्य इनके लिए विशेष उपबंध कर सकता है। क्यों कर सकता है, वो इसलिए क्योंकि भारत एक असमान समाज है। यहाँ पर असमानता, जैसे स्त्रियों के साथ असमानता हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप में हुई है। तो अवसर की समानता अगर हमें देनी है तो असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जा सकता है, इसीलिए राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। तो किस तरह की समानता यहाँ पर स्थापित हो रही है, यहाँ पर अवसर की समानता स्थापित हो रही है और उसके लिए असमान व्यवहार किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे लोकल लेवल जो इलेक्शंस होते हैं पंचायत और म्यूनिसपैलिटी में, वहाँ पर महिलाओं को आरक्षण मिलता है। या आप कमेंट बॉक्स में करिए कि कितने प्रतिशत आरक्षण मिलता है। और इसके अलावा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है राज्य के द्वारा। और इसके लिए कौन सा एक्ट है और किस मौलिक अधिकार के तहत ये है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 15 में ही आगे क्या बताया गया है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध से निवारित नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 15 में अगर समता का अधिकार है कि इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई वर्ग ऐसा है या किसी वर्ग के नागरिक ऐसे हैं जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि राज्य उनके लिए कोई विशेष उपबंध नहीं कर सकता है, या फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष उपबंध नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 15 में साफ बताया गया है कि अगर ऐसा राज्य कोई विशेष उपबंध करता है वो किसी भी प्रकार से आर्टिकल 15 में जो समता के अधिकार की बात की गई है उसको इनवैलिड नहीं करता है। तो कुल मिला के राज्य ऐसा कर सकता है, उनके लिए विशेष उपबंध बना सकता है। फिर से ये किस तरह की समानता स्थापित करने के लिए है, अवसर की समानता स्थापित करने के लिए। और राज्य को यह अधिकार है कि वे सामाजिक और एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए एवं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियमित बना सकता है। ये शैक्षणिक संस्थान राज्य से अनुदान प्राप्त निजी, अल्पसंख्यक निजी या किसी प्रकार के हो सकते हैं, सिर्फ इनको छोड़कर अल्पसंख्यक जो संस्थान है यानी कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उनको छोड़कर। और ये जो आर्टिकल 15 में ये पॉइंट जो अभी मैंने पढ़ा, ये किससे जोड़ा गया है, ये 93वां संविधान संशोधन जो अधिनियम था 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 में, उसी के तहत जोड़ा गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं या अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति SC ST जो वर्ग है, उनमें शैक्षणिक जो संस्थान है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनमें प्रवेश के लिए कोई छूट संबंधी नियम बना सकता है। तो उसी के तहत आगे जो 27% OBC रिजर्वेशन अभी दिया गया है कुछ वर्षों पहले ही उच्च शिक्षा संस्थानों में, इसी आर्टिकल में इसी जो पॉइंट है इसी के तहत ही दिया गया है। अब जो रिसेंट एकदम 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, आर्टिकल 15 में एक पॉइंट जोड़ता है। वो क्या जोड़ता है कि राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो उनके नागरिक हैं उनके लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार है। तो सरकार इस कार्य के लिए शिक्षण संस्थान, चाहे वो सरकारी हों निजी हों, सहायता प्राप्त हो या ना हो, उनमें 10% सीटें आरक्षित कर सकता है। और इसमें भी अपवाद कौन से संस्थान होंगे, अल्पसंख्यक संस्थान, इनके लिए नहीं कर सकता। और ये जो 10% सीटों का जो आरक्षण होगा, ये पहले से जो जारी आरक्षण है उससे अतिरिक्त है।
तो सरकार आर्थिक तौर से कमजोर वर्गों की पहचान समय समय पर करती रहेगी और इसका आधार परिवार की आय और आर्थिक प्रतिकूलताओं के अन्य संकेतक होंगे। यानी कि जो शिक्षण संस्थान है, चाहे वो सरकारी हो, निजी हो, सहायता प्राप्त हो या ना हो, उनमें 10% सीटें किनके लिए आरक्षित कर सकती है सरकार? कमजोर वर्गों के नागरिकों के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के नागरिकों के लिए। और ये जो 10% का आरक्षण होगा, वो पहले से जो जारी आरक्षण है उसके अलावा है, उसके अतिरिक्त है। और जो आर्थिक तौर पे कमजोर वर्ग हैं उनकी पहचान कैसे होगी? तो सरकार उनकी पहचान समय समय पर करती रहेगी और इसका आधार क्या होगा? इसका आधार परिवार की आय और आर्थिक प्रतिकूलताओं के अन्य संकेतक होंगे। तो ये हमने आर्टिकल 15 को पूरा कवर कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 16 को। तो आर्टिकल 15 टू 18 जो है, आर्टिकल 14 टू 18 जो है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि समता का अधिकार है और किस तरह की समता, ये आपको याद रखनी है। ये संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है। समता का अधिकार जो है दो तरह की समताओं को स्थापित करना चाहता है, अवसर की समता और प्रतिष्ठा की समता, संविधान की प्रस्तावना। तो जब भी आपको ये देखना हो कि संविधान निर्माताओं का क्या उद्देश्य है या भारत में किसी भी संविधान में कोई भी आर्टिकल है उसका क्या उद्देश्य है, तो वो आपको संविधान की प्रस्तावना में जाकर मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 के बारे में। यहाँ पे लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात की गई है। तो इसमें क्या है, राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या नियुक्ति संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। तो किसी भी जो राज्य के अधीन कोई पद है उसमें अगर नियोजन या अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होती है, तो उससे संबंधित अगर वो विषय है तो सभी नागरिकों के लिए किस तरह की समता यहाँ पर बात की गई है? अवसर की समता। तो राज्य में अगर कोई भी अपॉइंटमेंट है, पद है, तो उसमें सबको समान अधिकार है, उसमें सबको समान रूप से अवसर की समता प्राप्त होगी। ये आर्टिकल 16 में बताया गया। आगे क्या कहता है आर्टिकल 16 कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल किन आधारों पर नहीं हो सकता है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना उससे विभेद किया जाएगा। तो राज्य के अधीन अगर कोई भी पद होता है तो उसमें अगर अपॉइंटमेंट है तो उसमें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या निवास, इनमें से किसी भी आधार पर कोई भी नागरिक अपात्र नहीं हो जाएगा और उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। तो आर्टिकल 16 एक तरीके से स्पेसिफिकली जॉब्स में जो इक्वालिटी की बात है, जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी जॉब्स में जो अवसर की समता है उसकी बात करता है। तो ये एक तरीके से जो समता का अधिकार है वो एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, यानी हम यहाँ पर सिर्फ जॉब्स में समता की बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 16 किस तरीके से समता के अधिकार का एक स्पेसिफिक इंस्टेंस है ये आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आर्टिकल 16 में ही इसके कुछ अपवाद बताए गए हैं कि संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है, ये 16(3) में है। और राज्य नियुक्तियों के आरक्षण में व्यवस्था कर सकता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिनका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी कि जो वर्ग, ऐसे पिछड़े वर्ग, उनको आरक्षण दे सकता है राज्य। किसमें आरक्षण दे सकता है? नियुक्तियों में। और पिछड़े वर्ग कैसे हो सकते हैं, कैसे होने चाहिए? ऐसे पिछड़े वर्ग होने चाहिए जिनका कि समान प्रतिनिधित्व नहीं है राज्य में। तो अगर किसी भी वर्ग, पिछड़ा वर्ग है कोई जिसका कि समान रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राज्य उनके लिए नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। तो यानी कि जो जॉब्स में रिजर्वेशन की उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से होती है? आर्टिकल 16 में होती है। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो कि रिजर्वेशन की बात, जो जॉब्स में रिजर्वेशन है वो कहाँ से आता है, तो आर्टिकल 16 से आएगा। अब रिसेंटली जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन आया है, यानी कि जो आर्थिक तौर से कमजोर वर्ग है उनके लिए रिजर्वेशन 10% का आरक्षण है, वो भी आर्टिकल 16 में जोड़ा गया है। तो क्या बोलता है वो कि सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हित में नियुक्तियों अथवा पदों पर उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। तो सरकार आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनमें उनके लिए भी 10% का आरक्षण कर सकती है, किसमें? जॉब्स के लिए। अब दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, आर्टिकल 16(4)(a) और आर्टिकल 16(4)(b). ये स्पेसिफिकली मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और 16(4)(a) क्या बोलता है कि प्रमोशन में आरक्षण, तो जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को प्रमोशन में आरक्षण
की व्यवस्था भी प्रोवाइड की गई है, ये आर्टिकल 16(4)A में बताया गया है। और ये आर्टिकल 16(4)A 77th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995 में जोड़ा गया था। और आर्टिकल 16(4)B क्या है? आर्टिकल 16(4)B ये 81वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। और इसमें किस बात की बात की गई है? बैकलॉग वैकेंसीज, यानी कुछ जो वैकेंसीज किसी साल नहीं भरती हैं, फिर उनको नेक्स्ट ईयर ऐड कर लिया जाता है। तो उन वैकेंसीज की जो व्यवस्था की गई है, बैकलॉग वैकेंसीज की, वो आर्टिकल 16(4)B में की गई है। अब आगे ही एक और चीज है 16(5). इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 16(5). इसमें क्या बोला गया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन का पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। यानी कि अगर कोई धार्मिक संस्था है और उसके अंदर कोई पद है, तो वो धार्मिक संस्था को ये इंडिपेंडेंस है कि वो उस पद के लिए ये रिक्वायरमेंट कर सकती है कि उस पद को धारण करने वाला व्यक्ति किसी विशिष्ट धर्म को ही मानने वाला हो। तो ये आर्टिकल 16 में बोला गया है कि इससे पहले जो बातें बताई गई हैं कि इस आधार पर, धर्म के आधार पर जॉब्स में रिजर्वेशन, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, विभेद नहीं हो सकता है, तो उस पॉइंट को यहाँ पर जो बात बताई गई है कि धर्म स्पेसिफिक किसी विशिष्ट धर्म का ही मानने वाला होगा, तो ये पॉइंट इससे पहले जो बातें बताई गई हैं उसको किसी भी तौर पर इनवैलिड नहीं करता है। आर्टिकल 16(5) में ये स्पेसिफिकली बता दिया गया कि कोई धार्मिक संस्था है तो उसके लिए किसी विशिष्ट धर्म की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो मानी जाएगी और वो इनवैलिड नहीं होती है। अब इसी आर्टिकल 16 में ही एक स्पेसिफिक आया मंडल आयोग, मंडल कमीशन। उसमें 1979 में क्या हुआ कि मोरारजी देसाई की सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, बीपी मंडल आयोग, बीपी मंडल की अध्यक्षता में। और आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में क्या बोला कि 3743 जातियों की पहचान की जो सामाजिक और शैक्षिक आधार पर पिछड़ी थी, और इन वर्गों के लोगों के लिए, जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी है, उनके लिए सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण की सिफारिश की। फिर 10 वर्ष के बाद जब वीपी सिंह की सरकार आई तो उन्होंने सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लोगों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा कर दी। लेकिन फिर उसी के बाद 1992 में एक केस हुआ, मंडल केस, जहां पर इस आरक्षण का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षण किया कि ये जो आरक्षण प्रोवाइड किया गया है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है। तो न्यायालय ने क्या बोला कि न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ 27% आरक्षण की इस जो प्रोवाइड किया गया है उसकी संवैधानिक वैधता को बनाए रखा। लेकिन क्या शर्तें रखी कि जो क्रीमी लेयर है, ओबीसी के अंदर जो क्रीमी लेयर है उनको आरक्षण से बाहर रखा जाएगा। और दूसरी क्या बात बताई गई कि जो कुल आरक्षित कोटा होगा वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो 50% की बात की गई है वो अभी उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हो गए हैं और इसको ब्रीच, यानी कि अब ये वैलिड नहीं है। जो 50% का जो कोटा बताया था मंडल केस में, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करके आगे सरकारों ने इसमें कुछ चेंजेस किए। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 15 और 16 हो गया, अब आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17, यहाँ पर क्या बात की गई है? अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का अंत। तो ये स्पेसिफिकली अनटचेबिलिटी भारत की समाज की, जो भारत का समाज रहा है उसकी एक कुप्रथाओं में से एक रही है। तो स्पेसिफिकली आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। तो ये जो फंडामेंटल राइट है वो स्पेसिफिकली भारत के लिए है, और भारत में जो असमानता और ये जो कुप्रथा थी अस्पृश्यता की, उसका अंत करने के लिए ही फंडामेंटल राइट्स में इसे एक आर्टिकल के तौर पर जगह दी गई, क्योंकि आज़ाद भारत में इस तरह की प्रथाओं का कोई भी स्थान नहीं समझा भारत के संविधान निर्माताओं ने। और भारत के जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जो लीडर्स रहे हैं उन्होंने इस कुप्रथा को अंत करने के लिए ही भारत के संविधान में स्पेसिफिकली इसको जगह दी। आर्टिकल 17 में ये बताया कि अस्पृश्यता पूरी तौर से भारत में अंत की जाती है। अब इसका किसी भी तौर पे प्रैक्टिस की जाएगी तो वो इलीगल होगी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी।
अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। इसमें क्या बताया जाता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी कोई भी निर्योग्यता यानी डिसेबिलिटी निर्योग्यता को उसको लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। तो अस्पृश्यता अंत होती है, और अगर कोई इसको लागू करता है किसी भी तौर पर, अस्पृश्यता से अगर कोई भी निर्योग्यता उपजती है तो वो एक अपराध होगी और उसे विधि के अनुसार दंडित किया जा सकता है। आर्टिकल 17 को लागू यानी इन्फोर्स करने के लिए महत्वपूर्ण कानून बनाए गए। कौन कौन से? दो कानून हैं। नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955, यहाँ पर अस्पृश्यता के प्रत्येक प्रकार को समाप्त करते हुए दांडिक उपबंध बनाए गए। और दूसरा क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989, इसे शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। तो ये दो एक्ट हैं, यहाँ पर स्पेसिफिक बताए गए हैं कि अस्पृश्यता के जो प्रत्येक प्रकार हैं उनको अंत किया जाता है, और अगर कोई इसको प्रैक्टिस करता है तो किस तरह के दंड उसे दिए जाएंगे उसका भी डिटेल्स इसमें दिए गए हैं। लेकिन एक और बात है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद भी रखनी चाहिए। जो अस्पृश्यता शब्द है उसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है कि किस तरह की प्रैक्टिस जो होगी वो अस्पृश्यता कहलाएगी, यानी कि अनटचेबिलिटी कहलाएगी। जैसे कि कोई अगर ऐसी बीमारी है जो कि छूने से फैलती है, तो क्या उस केस में अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है कि हम बोलते हैं किसी को कि मैं तुमको नहीं छूंगा, तो क्या वो अनटचेबिलिटी होगी? नहीं। संविधान में तो इसको परिभाषित नहीं किया गया कि अस्पृश्यता क्या होगी, लेकिन आगे सुप्रीम कोर्ट या आगे कोर्ट्स में जैसे मैसूर न्यायालय उसने बताया है कि ऐतिहासिक संदर्भ में व्याख्या की गई है अस्पृश्यता की, कि कुछ वर्गों के कुछ लोगों का जन्म या जाति के आधार पर अगर सामाजिक निर्योग्यता की जाती है, यानी कि जाति या जन्म के आधार पर अगर इस तरीके की अस्पृश्यता को प्रैक्टिस किया जाता है तो ही वो अनटचेबिलिटी मानी जाएगी। नहीं तो बाकी अभी जैसे कोरोना हुआ उसमें भी बहुत सारे स्पेसिफिक इस तरह की प्रैक्टिस बोली जा सकती है कि मतलब लोगों से दूर रहना ये, लेकिन इसे अनटचेबिलिटी हम नहीं मानेंगे। सिर्फ व सिर्फ जो जाति के आधार पर, कास्ट बेस या जन्म के आधार पर, जैसा कि मैसूर न्यायालय ने बोला है, उसे ही अनटचेबिलिटी माना जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 18 यानी अनुच्छेद 18, यहाँ पर उपाधियों का अंत किया जा रहा है। और ये किस तरीके की है? उपाधियों, जैसे भारत आज़ादी के पहले यहाँ पर महाराजाओं और बहुत सारे रियासतें थी, तो सब अपने नाम के आगे महाराजा, कोई राय बहादुर और कोई अलग अलग तरीके की उपाधि के साथ घूमता था। तो जब संविधान के निर्माताओं ने प्रस्तावना में क्या बोला है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता होनी चाहिए, तो इस तरह की उपाधि प्रतिष्ठा की समता के विरुद्ध है। कि कोई राय बहादुर अगर लेके अपने टाइटल घूम रहा है तो वो अपने आप को ज़्यादा प्रतिष्ठित मान रहा है, तो इस तरीके के टाइटल्स आप भारत में नहीं लगा सकते। किसी भी तरह की उपाधियों का अंत किया जाता है आर्टिकल 18 में। तो राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो राज्य, सेना या विद्या संबंधी इस सम्मान के सिवा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। और राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप से कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर जो भी बातें बताई गई हैं वो यह कहते हैं कि किसी भी जो भी टाइटल्स हैं उनका अंत किया जाता है, और स्पेसिफिक डिटेल्स बताई गई हैं कि किस किस चीज़ों में ही सिर्फ उपाधियां प्रदान की जा सकती हैं। जैसे कि राज्य सिर्फ सेना या विद्या संबंधी सम्मान, इनमें ही उपाधि प्रदान कर सकता है, इसके सिवाय कोई और उपाधि प्रदान नहीं कर सकता है। और जैसे कि भारत का कोई नागरिक है वो किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। और भी आगे की 3-4 में और डिटेल्स दी गई हैं। और वंशानुगत जो पद हैं जैसे कि महाराजा, राय बहादुर, इन सबको अनुच्छेद 18 के तहत प्रतिबंधित किया गया। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने आगे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्मश्री, इनकी वैधता को उचित ठहराया और बोला कि ये
पुरस्कार जो है वो उपाधि नहीं है, और अनुच्छेद 18 में जो वर्णित प्रावधान है वो उनको उनको उल्लंघन नहीं करती हैं। तो अभी हम लोगों ने आर्टिकल 15, 16, 17, 18 पूरा कवर कर लिया है। आर्टिकल 14 भी एक स्पेसिफिक वीडियो में कवर हो चुका है। तो समता का अधिकार पूरी तौर से कवर हो चुका है। इससे पहले भी आर्टिकल 12 और 13 के वीडियोस भी आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कवर करेंगे, पूरी भारत की इंडियन पॉलिटी कवर करेंगे। वीडियोस आप बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और आपको धीरे धीरे करके हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कवर करेंगे इस चैनल में। तो अगले वीडियो तक बाय बाय, टाटा, विल सी यू नेक्स्ट टाइम।